राधे राधे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट। देखिए, हम अभी तक 2 क्लास हमने नंबर सिस्टम की कर ली थी। आज हमारी नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है। तो अभी तक हमने नंबर सिस्टम का नंबर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे जिसका नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। आज हम यूनिट डिजिट को पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट को बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक, ठीक है। इकाई का अंक यानी कि हम आज की इस क्लास में ये पढ़ेंगे कि इकाई का अंक किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए इकाई का अंक निकालने से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे हम प्लेस वैल्यू। दूसरी पढ़ेंगे फेस वैल्यू। ठीक है। प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान। और फेस वैल्यू को बोलते हैं जातीय मान। जातीय मान या इसको अंकित मान भी बोलते हैं। अंकित मान, ठीक है। अब देखना है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। फेस वैल्यू वो होती है, जैसे मान लो मैंने कोई एक संख्या लिख ली 2 4 6 8 9 7 3। ये संख्या मैंने लिख ली। इस संख्या में जिस भी अंक की हमसे फेस वैल्यू पूछता है, तो जो फेस वैल्यू जिसकी पूछेगा वही उसकी फेस वैल्यू, जिस अंक की पूछेगा वही अंक उसकी फेस वैल्यू होती है। मान लो इसमें हमें 7 की फेस वैल्यू पूछेगा, तो हमसे पूछ लेता है कि ये संख्या दी गई निम्न में 7 की फेस वैल्यू, ये जातीय मान क्या होगा, तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। यही इसकी फेस वैल्यू होगी। यही इसकी फेस वैल्यू होगी। 4 6 की 6 होगी, 2 की 2 होगी, 4 की 4 होगी, 8 की 8 होगी, 9 की 9 होगी और 3 की 3 होगी। ये सब इनकी यानी कि जिस भी संख्या में जिस भी अंक की फेस वैल्यू पूछी जाती है वही संख्या उसकी फेस वैल्यू होती है। ये तो हो गई हमारी फेस वैल्यू। अब आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, मान लो मैंने एक संख्या लिख दी 8 7 6 4 5 3। ये मैंने एक संख्या लिख दी। इसमें क्या होता है कि हमने आपने 7th और 8th क्लास में पढ़ा होगा कि एक संख्या को लिखा होगा और उसको लिखा होगा इसको विस्तार में लिखिए। यानी कि मान लो इसमें मुझे 6 का स्थानीय मान निकालना है, 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो हम 6 लेंगे और उसके आगे जितने भी अंक होते हैं देखो उतने ही इसके 0 लगा देते हैं। 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 है, 1 2 3 4, तो इसके आगे 4 0 लगा देंगे। ठीक है। 8 की प्लेस वैल्यू के लिए 8 लिखेंगे और इसके आगे 5 अंक है तो 5 0 लगा देंगे। 4 के लिए 4 है तो 2 अंक है, 2 0 लगा देंगे। 5 के लिए 5 लिखेंगे, 0 लगा देंगे और 3 की प्लेस वैल्यू 3 ही होती है। अब यहाँ से एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, इकाई का एक अंक ऐसा होता है जिसकी प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान उसके जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू के बराबर होती है। फेस वैल्यू के बराबर होती है। एक तो इकाई का अंक ऐसा होता है जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बराबर होती है, और एक होता है जीरो। जीरो भी एक ऐसा अंक होता है जिसकी प्लेस वैल्यू भी और फेस वैल्यू भी यानी कि जिसका जातीय मान भी और स्थानीय मान भी दोनों बराबर है। मान लो मैंने एक संख्या लिख दी, 4 0 5 7, ये लिख दिया। इसमें जीरो का स्थानीय मान कितना होगा, ये होगा। और अगर मैं इसमें जीरो का ये जातीय मान पूछूं तो जातीय मान भी 0 होगा। अब 0 के आगे आप कितने भी 0 लगा लो वो 0 ही होता है। तो देखिए इनकी दोनों की जातीय मान और इनका स्थानीय मान दोनों ही बराबर हैं। जातीय मान और स्थानीय मान दोनों ही बराबर है, यानी कि इकाई के अंक का जातीय मान और इकाई के अंक का स्थानीय मान दोनों बराबर होते हैं। जातीय मान कैसे निकालते हैं, जो संख्या होती है वही उसका जातीय मान होती है। स्थानीय मान निकालते संख्या लिखते हैं, उसके आगे जितने अंक होते हैं
संख्या में जितने भी अंक होते हैं वो जीरो लगा देते हैं। जैसे तीन, तीन के आगे कोई संख्या नहीं है तो अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगाया। पांच के आगे एक अंक है तो एक जीरो, चार के आगे दो अंक है दो जीरो, छह के आगे तीन अंक है तीन जीरो, सात के आगे चार अंक है तो चार जीरो, आठ के आगे पांच अंक है तो पांच जीरो। तो ये हो गए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इन पर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने, क्वेश्चन लिखे हैं संख्या 5, 6, 8, 9, 7 में 6 व 7 के जातीय मान का योग कितना होगा। तो पहले हमें इस संख्या जो संख्या दी गई है 5, 6, 8, 9, 7, हमें पहले इसमें 6 और 7 का जातीय मान निकालना होगा। जातीय मान 7 का होगा 7, 6 का जातीय मान होगा 6, यानी कि फेस वैल्यू इनकी निकालनी होगी। जातीय मान बोलते हैं फेस वैल्यू। अब इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। अब एक चीज याद रखना, फेस होता है किसी का तो वो फेस कभी बदलता नहीं है, ठीक है। या इसी तरह से जातीय मान भी कभी बदलता नहीं है, जो संख्या होगी उसका जातीय मान भी वही होगा। अब हमसे पूछा है 6 व 7 के जातीय मान का योग कितना, तो इन दोनों को जोड़ दो, आ गया 7, 6, 13, इन दोनों का योग आ गया 13, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है संख्या 5, 6, 7, 3, 2 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताइए। अब संख्या दी है 6, 5, 7, 3, 2, इसमें पहले हमें 7 का निकालना है स्थानीय मान, तो 7 लिखेंगे, कितने अंक अगर आगे हैं 2, 2 अंक लिखेंगे, तो ये तो आ गया हमारा स्थानीय मान, ये आ गया स्थानीय मान। अब इसी 7 का निकाल लेंगे हम जातीय मान, तो जातीय मान क्या होता है वो 7 ही होगा, इनका अंतर कर दीजिए, आ जाएगा ये 3, 9, 6, यानी 693। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये होगा इसका स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन और इस कंसेप्ट से बनता है, संख्या दी है 3, 8, 7, 6.541 में 8 व 2 के स्थानीय मानों का योग निकालना है। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें अभी तक दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान निकालना बताया नहीं, तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये संख्या लिखी गई है, कोई एक संख्या ले लेती हूँ मैं, 5, 6, 7, 3.245, ये संख्या ले ली। अब देखो दशमलव से क्या करेंगे, पहले दशमलव से पहले वाली संख्या होगा स्थानीय मान निकालेंगे। 3 लिख दिया, 3 के बाद देखो दशमलव है, यहां तक इस संख्या को सिर्फ इतना मानेंगे, 3 के बाद कोई अंक नहीं, जीरो नहीं लिखेंगे। 7 है, 7 के बाद एक अंक है, एक जीरो लिखेंगे। 6 है, 6 के बाद एक अंक है, दो अंक है, दो जीरो लिखेंगे। 5 है, 5 के बाद तीन अंक है, तीन जीरो लिखेंगे। अब आते हैं हम दशमलव पर, दशमलव के 2 का निकालेंगे तो दशमलव लगाएंगे और 2 लिख देंगे। फिर इस 4 का निकालेंगे तो देखिए ये दशमलव लगाएंगे, दशमलव से पहले कितने अंक हैं, एक, तो दशमलव है, दशमलव से पहले एक, बाद में एक अंक है और फिर ये 4। इस 5 का होगा, 5 से पहले कितने अंक है, 2, और ये दशमलव, दशमलव लगाएंगे, 2 अंक है तो 2 अंक लगा देंगे और ये हो गया 5, इसका स्थानीय मान। तो दशमलव के बाद के अंकों का इस तरह से निकालते हैं, दशमलव के पहले के अंकों का इस तरह से निकालते हैं। अब हमें इस सवाल को सोल्व करना है। इस सवाल में हमें क्या करना है, देखिए 3 संख्या दी हुई है, 3876, 3876.5421, इसमें हमें 8 व 2 के स्थानीय मानों का योग निकालना है। तो योग निकालने से पहले हमें इनके स्थानीय मान निकालने होंगे, तो हमें एक तो 2 का पूछा है और एक इस 8 का, हमें इन दोनों का स्थानीय मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस 8 का स्थानीय मान निकालते हैं। 8 लिख लिया, 8 से दशमलव से पहले 8 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो लगा लिया, ये हो गया 8 का स्थानीय मान, ये हो गया 8 का स्थानीय मान। अब इस 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, ये दशमलव है, यहाँ ये दशमलव लगाएंगे। इस 2 के और दशमलव के बीच में कितने अंक हैं, 1 और 2, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो लगा देंगे और ये 2 लिख देंगे। अब हमारे पास दोनों संख्याओं का स्थानीय मान क्या आ गया, एक आ गया 800 और एक आ गया 0.002। अब यहाँ भी दशमलव लगा लो, 3 जीरो बढ़ा लो अपनी तरफ से, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, अब इनको जोड़ दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 200.800, यानी कि 800.002। देखिए कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये वाला मत लगा देना गलती से, इसमें 3 अंक हैं
3 जीरो है, ठीक है, तो आंसर सही होगा सी, 800.002 हमारा सही आंसर होगा। अब आप सोच रहे होंगे दशमलव वालों में अगर फेस वैल्यू निकालने के लिए आ जाए, अगर इसकी दशमलव वाले की फेस वैल्यू निकालने के लिए आ जाए, मान लो इसकी फेस वैल्यू, तो इसकी 2 ही होगी, इसकी 4 ही होगी, इसकी 5 ही होगी, मतलब फेस वैल्यू में दशमलव का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जो मान होगा वही उसका जातीय मान होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम अपने अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं, यूनिट डिजिट पर। अब हम सॉल्व करते हैं यूनिट डिजिट। डिजिट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, यूनिट डिजिट में हमें बताना होता है कि इकाई का अंक क्या होता है। मान लो मैंने एक संख्या लिख दी 9 3 7 6, इसमें मैं पूछूं कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक लास्ट से पहला अंक जो अंक होता है वो हमारा इकाई का अंक होता है, तो इसका इकाई का अंक होगा 6। इस तरह की संख्याओं को हम इकाई का अंक निकाल लेते हैं। लेकिन इकाई के अंक यानी यूनिट डिजिट पर जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 तरह से आते हैं। पहले आता है डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। दूसरा आते हैं पावर, मतलब कोई संख्या दे दी और उसकी पावर दे दी। तीसरा आता है फैक्टोरियल, और चौथा आता है एडिशन। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहला आता है डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। इस पर किस तरह के सवाल आते हैं, मान लो हमें कोई एक समीकरण दे दी, 231 गुणा 565 गुणा 673, सॉरी 673 गुणा 762 गुणा 804 5, ये लिख दिया, ठीक है। हमसे पूछा कि इस समीकरण के इकाई का अंक क्या क्या होगा, तो हमें क्या करना है, इनके इकाई के अंक जो है इसको लिख लेंगे 1, गुणा इसका इकाई का अंक क्या है 5, इसको लिख लेंगे, इसका इकाई का अंक क्या है 3, इसको लिख लेंगे, इसके इकाई का अंक 2 लिख लेंगे, और इसके इकाई का अंक 5 को लिख लेंगे, ठीक है। अब इनकी गुणा कराओ, 5 का ना 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, और 30 पंजे 150। या तो इस तरह से कर लीजिए, या फिर अलग अलग कर लीजिए। 5 से 15 आएगा तो 15 का इकाई का अंक 5 होगा, 5 की 2 से करेंगे गुणा करेंगे 10 आएगा, 10 का इकाई का अंक 0 होगा, 0 की 5 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 0 होगा, यानी कि इस समीकरण के इकाई का अंक 0 होगा। और आपको मैं एक बात और क्लियर कर देती हूँ, चलो पहले आप देख लीजिए, इस पर 3 तरह के सवाल बनते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, इसके इकाई का अंक 0 हो गया। दूसरा सवाल हो गया हमारा 200, ये हो गया। अब देखिए, इसमें इकाई का अंक 3 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है। लिख लीजिए 3 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 7, इनकी गुणा कराइए, 3 ही करना, 3 3 पंजे 15, 15 में 5 की गुणा 7 से करा लो, 5 सत्ते 35, यानी कि इकाई का अंक क्या आया 5। इसमें इकाई का अंक 0 आया था। फिर तीसरी क्या टर्म बनती है, इसमें तीसरी टर्म बनती है, तीसरा क्वेश्चन ये होगा, इसमें इकाई का अंक 3 गुणा इसका 2, उसमें 6 हो गया, इसमें 8, इसमें 6, तो ये 6 गुणा 8 गुणा 6, इनकी गुणा कराइए, 3 दूनी 6, 6 की 6 से गुणा कराएंगे तो 36 आएगा, 36 का इकाई का अंक ले लेंगे, 6 की फिर 8 से गुणा कराएंगे, 8 छंग 48 आएगा, इस 48 का इकाई का अंक लेंगे, इस 8 की फिर इस 6 से गुणा कराएंगे तो 8 छंग 48, तो 48 का इकाई का अंक क्या हुआ 8, यानी कि इस समीकरण के इकाई का अंक हुआ 8। अब देखिए, यहां से 3 कंडीशन हमें प्राप्त हुई। पहली कंडीशन ये है कि जब भी किसी समीकरण में 5 आता है और उसके साथ में कोई इवन नंबर आता है, यानी कि सम विषम, इस 5 के साथ में कोई विषम संख्या आती है, तब हमेशा इकाई का अंक 0 होता है।
याद रखना 5 के साथ में जब भी कोई एक सम संख्या आती है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बिना देखे लगा दीजिए, इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पर भी 5 आया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इकाई के अंक की जगह पर कोई भी सम संख्या नहीं आई है। तो दूसरी कंडीशन ये बनती है कि जब भी 5 के साथ में कोई भी विषम संख्या आती है, तब हमेशा इकाई का अंक 5 होगा। तो दो कंडीशन यहाँ से मिली हमें, एक ये कि जब इकाई का अंक 5 हो और उसके साथ में कोई एक सम संख्या हो, तब इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। दूसरी कंडीशन, इकाई का अंक 5 हो और उसके साथ में कोई भी सम संख्या ना हो या सारी विषम संख्याएं हो, तब हमेशा इकाई का अंक 5 होता है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि जब किसी सम संख्या की गुणा जब किसी भी सम संख्या की गुणा किसी विषम संख्या से कराई जाती है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा सम संख्या ही होता है। तो ये तीन कंडीशन, तीन तरह के सवाल यहाँ से बनते हैं। अब आते हैं हम अपना दूसरा पावर वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अब देखते हैं पावर। अब आते हैं कि अगर कोई संख्या हमें दी हुई है, जैसे मान लो कोई संख्या है 1 6 7 5, इसका दे दिया घात दे दी 2 8 7, इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो हम इस तरह के सवाल में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो आइए अब इस चीज को हम देखते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं हम 1 का। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ, 1 की घात 1, 1 की घात 2 बराबर 1 बराबर 1, 1 की घात 3 बराबर 1, 1 की घात 4 बराबर 1, 1 की घात 5 बराबर 1। यानी कि यहाँ से कहने का तात्पर्य ये है कि 1 की मैं कितनी भी घात लगा दूं, इकाई के अंक पर अगर 1 है, 1 की मैं कितनी भी घात लगा दूं, तो हमें इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट जो मिलती है वो हमेशा 1 मिलती है। अगर इकाई के अंक पर 1 है और उसकी चाहे कितनी भी घात हो, तब यूनिट डिजिट 1 मिलेगी। इसी तरह से दूसरा अंक आता है हमारा 5, 5 की घात 1 बराबर 5, 5 की घात 2 बराबर 25, 5 की घात 3 बराबर 125, 5 की घात 4 बराबर 625, 5 की घात 5 बराबर 25। यानी कि यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 5 की चाहे कितनी भी घात है, सबका यूनिट डिजिट 5 ही आ रहा है। तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट कितनी आई, यूनिट डिजिट आई हमारी 5। यानी कि यहां से भी एक बात क्लियर होती है कि चाहे 5 की कितनी भी घात हो, हम उस पर यूनिट डिजिट जब निकालते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 5 आती है। तीसरी संख्या आती है इसी तरह की 6, 6 की घात 1 लिखूं तो आएगा 6, 6 की घात 2 लिखूं तो आएगा 36, 6 की घात 3 लिखूं तो आएगा 216, 6 की घात 4 लिखूं तो आएगा 1296, 6 की घात 5 लिखूं तो आएगा 77 76। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी एक बात क्लियर होती है कि 6 की चाहे कितनी भी घातें लगा लो, यूनिट डिजिट हमेशा एक, यूनिट डिजिट 6 ही आ रही है। तो 6 की घात में भी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, यूनिट डिजिट आएगी 6। इसी तरह से एक अंक होता है 0, 0 की जिससे भी गुणा करोगे वो 0 हो जाता है। और 0 पर चाहे कितनी भी घात हो, 0 की 1 घात है 0, 0 की 2 घात है 0, 3 घात है 0, 4 घात है 0 और 5 घात है 0। यानी कि 0 की भी जितनी भी घात लगा लो, हमारे पास इकाई का अंक 0 होगा। तो 0 में भी यूनिट डिजिट कितनी आई, यूनिट डिजिट आई हमारे पास 0। यानी कि ये 4 अंक ऐसे हैं, एक तो हमारा हो गया 1, दूसरा हो गया 5, तीसरा हो गया 6 और चौथा हो गया 0। ये 4 अंक ऐसे हमारे पास निकल कर आए हैं जिन पर कितनी भी घात लगा दो, घातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चारों अंकों पर हमारे पास घातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इन पर कितनी भी घात लगा दो, इन पर घातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रही हूँ, 6 7 5 3 1, ये एक संख्या है, इस पर घात लगा दो 622।
ठीक है, अब देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, इस संख्या की यूनिट डिजिट है हमारे पास एक, यानी कि 1 की घात 622 हम लिखेंगे। जब मैंने बताया कि 1 5 6 0 में घातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1, यानी कि इस संख्या के इकाई का अंक आ जाएगा 1। सेम इसी तरह से एक संख्या लिख दी मैंने 625 25, ये संख्या लिख दी, इसका एक घात लिख दी 6 7 9, ये घात लिख दी, यानी कि 5 के ऊपर हमने 6 7 9 ये घात लगा दी। यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा था, 5 पर भी घातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 की चाहे कितनी भी घात लगा दो, उसमें इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा, यानी कि इसमें भी इकाई का अंक क्या आएगा, 5। तो यानी कि इस संख्या के इकाई का अंक हो जाएगा 5। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन बनता है 7 6 3 6, इसकी घात लगा दीजिए 8 4 2, ये हमने घात लगा दी। अब इसमें इकाई का अंक है 6, 6 की घात लगा देंगे हम 842। अब यहाँ पर भी क्या है, 6 में चाहे कितनी भी घात लगा दो, हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही आता है, यानी कि इस संख्या की यूनिट डिजिट आएगी 6। जीरो सेम इसी तरह से जीरो की जितनी भी घात लगाओगे उसकी भी यूनिट डिजिट क्या आती है, जीरो की 845 घात कर दी हमने, तो इसकी भी यूनिट डिजिट आएगी जीरो, यानी कि इस संख्या की यूनिट डिजिट आ जाएगी जीरो। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि आपको ये बात याद रखनी है, 1 हुआ 5 हुआ 6 हुआ और 0 हुआ, इन 4 अंकों की चाहे ऊपर चाहे कितनी भी घात लग जाए, इन पर घातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इन जो ये अंक है इनकी इकाई का अंक भी वही होगा, यानी कि अगर इकाई के अंक की जगह 1 है तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगी, चाहे घात कितनी भी हो। सेम इसी तरह से अगर इकाई का अंक 5 है, चाहे कितनी भी घात हो इकाई का अंक 5 आएगा। इसमें जैसे इकाई का अंक 6 है, चाहे कितनी भी घात हो इकाई का अंक 6 ही आएगा। सेम कंडीशन 0 के लिए अप्लाई होती है, चाहे कितनी भी घात क्यों ना हो इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो ये तो थी हमारी 1 5 6 और 0। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 3 4 7 8 और 9 के लिए कैसे करेंगे, तो आइए अब उनको भी देख लेते हैं कि अभी हमने 1 5 6 0 के इकाई का अंक निकालना सीखा। अब हम देखते हैं 2 का इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो 2 की घात 1 लिखेंगे, 2 की घात अगर 1 आती है तो मान आता है 2, 2 की घात 2 आता है तो मान आता है 4, 2 की घात 3 लिखेंगे तो आएगा 8, 2 की घात 4 लिखेंगे तो आएगा 16, 2 की घात 5 लिखेंगे तो आएगा 32। ठीक है, और 2 की घात 6 लिखेंगे तो आएगा 64, 2 की घात 7 लिखेंगे तो आएगा 128, 2 की घात 8 लिखेंगे तो आएगा 256। ठीक है, अब देखिए सारी जो हमें सारी पीएचडी सारा जो पोस्टमार्टम करना है वो हमें इसी पर ही करना है, बाकी मैं सिर्फ आपको समझा दूंगी। अब देखिए आप एक चीज देखिए, 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान 4, 2 की घात 3 का मान 8, 2 की घात 6 में जो इकाई का अंक आया वो 6। अब देखिए यहां से फिर 2 की घात 5 2, यानी कि इसकी तरह ये रिपीट हो गई 2, ये 2 की घात 6 में इकाई का अंक 2 की घात 2 की तरह रिपीट हो गया, 2 की घात 8 की तरह, 2 की घात 7 में और 2 की घात 4 की तरह, 2 की घात 8 में। यानी कि अब आपने एक चीज देखी कि 2 की घात 4 के बाद इकाई के अंक रिपीट होने लगे, 2 की घात 4 के बाद इकाई के अंक रिपीट होने लगे। देखो यहाँ पर इकाई का अंक 2 था, यहाँ 4 था, यहाँ 8 था, यहाँ 6 था, फिर से 2 4 और ये 8 और ये 6, यानी कि 2 की घात 4 के बाद इकाई का अंक हमारा रिपीट होना शुरू हो गया। तब हम क्या करते हैं, तब इस कंडीशन में हम ये करते हैं, मान लो मैंने एक संख्या लिखी 7 8 6 2 और इसकी घात लगा दी मैंने 4 8 और 2, ये मैंने घात लगा दी। अब मैं पूछती हूँ कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तब हम इसमें कैसे निकालेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, ये हमें करना है इसको 4 से डिवाइड,
4 का ना 4, 4 दूनी 8, ये 120 बार पूरा पूरा डिवाइड जाएगा और जो शेष फल बचेगा इसको भाग देने के बाद वो बचेगा 2। चाहे आप कहीं अलग को भाग देकर देख लीजिए। 482 को हम 4 से भाग देंगे, 4 का ना 4, 8 उतार लिया, 4 दूनी 8 और ये 2 उतार लिया, नहीं किसी चीज से भाग जा रही तो 0 लिखेंगे और यहाँ पर शेष लिख देंगे, इसको लिख देंगे शेष, यानी कि 2 शेष लिख दिया। तो ये जो शेष हमारे पास बचता है, जो इस अंक का, जो इस संख्या का यूनिट डिजिट यानी कि 2 है, इसके ऊपर हम इस शेष को लगा देंगे। की जो शेष बचा है वो हम घात लगा देंगे, यानी कि 2 की घात 2। तो 2 की घात 2 का इकाई का अंक आ जाएगा 4। तो इस संख्या का इकाई का अंक आ जाएगा हमारे पास 4। इस तरह से हम ये सॉल्व करते हैं, यानी कि हमें ये याद रखना पड़ेगा 2 की घात 1 है तो 2 आएगा, 2 की घात 2 है तो 4 आएगा, 2 की घात 3 है तो 8 आएगा और 2 की घात 6 है 4 है तो इकाई का अंक 6 आता है। ठीक है, तो हमें इस तरह से ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये चीज भी याद रखनी पड़ेगी, जितनी भी हमारे ऊपर घात दी होती है, संख्या के ऊपर जितनी भी घात दी होती है उसको हमें 4 से भाग देना है। भाग देने के बाद पूरा पूरा तो वो कट जाएगा, पूरा पूरा कटने के बाद जितना हमारे पास शेष बचता है उसको हम यूनिट डिजिट के ऊपर उस शेष फल को घात के रूप में लगा देंगे और फिर उसको खोल देंगे तो इकाई का अंक हमारे पास आ जाएगा। दूसरा सवाल देख लीजिए इस तरह का, मान लो एक संख्या 8, 4, 3, 2 ये है, इसका इकाई का अंक निकालना है। मैंने संख्या लिख दी 4, 7 ये लिख दी मैंने। ठीक है, अब हम इस 47 को जब 47 को 4 से भाग देते हैं तो 4 का ना 4 और बचा 7, फिर 4 का ना 4, 4 तो शेष कितना बचा हमारे पास 3, यानी कि 3 रिमाइंडर हमारे पास बच जाता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो इसका इकाई का अंक 2 है। इस इकाई के अंक के ऊपर हम इस 3 घात को लगा देंगे, तब हमारा इकाई का अंक आ जाएगा 8। तो देखिए यहाँ पर 2 की घात 3 के लिए इकाई का अंक क्या था 8, तो यहाँ पर यानी कि इस संख्या के इकाई का अंक हमारे पास आ गया 8। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये था 2 के लिए इकाई का अंक, 2 की घात अगर 1 आता है तो 2, 2 के लिए 4, 3 के लिए 8 और 4 के लिए 6। अब आते हैं हम अपने 3 पर। 3 के लिए क्या है, 3 की घात 1 बराबर 3, 3 की घात 2 बराबर 9, 3 की घात 3 बराबर 27, 3 की घात 4 बराबर 81। इसी तरह 2 की तरह सेम 3 की घात भी रिपीट होना शुरू हो जाती है। देख लीजिएगा 3 घात 5 देख लीजिएगा, 3 की घात 5 बराबर 243। ठीक है, 3 की घात 6 बराबर 729, 3 की घात 7 बराबर 2177। यानी कि देखिए घात रिपीट होना शुरू हो गई। 3 की घात 1, यहाँ पर 3, 9, 7, 1, यानी कि 3, 9, 7, 1 ये इकाई का अंक थे। फिर 3, 9, 7, 3 की घात आगे को भी आप निकाल लीजिए, 1 ही आएगा इकाई का अंक। तो इसमें भी हमें क्या याद रखना है, इसमें हमें 27 और 28 याद नहीं रखने, इसमें सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि 3 की घात 1 आएगा तो 3, 3 की घात 2 आता है तो 9, 3 की घात 3 आता है तो 7 और 3 की घात 4 आता है तो 1, हमें ये याद रखना है। ठीक है, और फिर आता है हमारा 7। 7 के लिए क्या करेंगे, 7 की घात 1 बराबर 7, 7 की घात 2 बराबर 49, 7 की घात 3 बराबर 343, 7 की घात 4 बराबर 4 आएगा हमारा 2401। यानी कि यहाँ पे हमें ये चीज याद नहीं रखनी, यहाँ पर हमें सिर्फ याद रखना है, यहाँ पर याद रखना है इकाई का अंक 7 की घात में 2, यहाँ पर इकाई का अंक 3, तो यानी कि 7 की घात में इकाई का अंक 3, यहाँ पर इकाई का अंक 1, यानी कि 7 की घात 4 में इकाई का अंक 1। तो हमें याद रखना है कि 7 की घात अगर 1 आता है तो हमें इकाई का अंक लिखना है 7, 7 की घात 2 आता है तो इकाई का अंक 9, 7 की घात 3 आता है तो इकाई की घात 3 अंक 3 और 7 की घात 4 आता है तब इकाई का अंक 1। इसी तरह से आता है हमारा 8। 8 को देख लीजिए, 8 की घात 1 है तो इकाई का अंक 8 आएगा, 8 की घात 2 है तो 8 मठू 64 होता है, यानी कि इकाई का अंक आ जाएगा हमारा 4। 8 की घात 3 देख लीजिए, 8 की घात 3 के लिए इकाई का अंक आ जाएगा 2
और 8 की घात 4 के लिए इकाई का अंक आ जाएगा 6। तो हमें ये 4 अंक याद, अभी तक हमने देखा था 1, 5, 6, 0। इनमें क्या हो रहा था, जो संख्याएं थी इनमें इकाई का अंक भी यही था, 1, 5, 6 और 0, इकाई का अंक भी यही आ रहा था। अब इसमें हो रहा है रिपीटेशन, यानी कि घात 4 के बाद इकाई का अंक वही अंक रिपीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, 2 की घात 1 में इकाई का अंक 2, 2 की घात 2 में इकाई का अंक 4, 2 की घात 3 में इकाई का अंक 8, 2 की घात 4 में इकाई का अंक 6। इसी तरह से 3 की घात 1 में इकाई का अंक 3, 3 की घात 2 में इकाई का अंक 9, 3 की घात 3 में इकाई का अंक 7 और 3 की घात 4 में इकाई का अंक 1। इसमें सवाल किस तरह के बनते हैं, 2 के मैंने बता दिए थे, 3 के सवाल देख लीजिए। मान लो संख्या लिखी है मैंने 763, 763 की घात लिख दी मैंने 562, ये लिख दी। अब हमें बताना है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक यानी कि 3, 3 की घात हमें 562 का बताना है इकाई का अंक, क्योंकि इकाई का अंक पूछा इसलिए हम ये यूनिट डिजिट ही लेते हैं। अब इस 562 को 4 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 4 ही का ना 4, 1 बचा, 6 उतार लिया, 4 चौक 16, 2 उतारा, 2 कटेगा नहीं तो 0 लगाया और 2 हो गया हमारा शेष, 2 हो गया शेष। तो यानी कि इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा शेष आया 3 की घात 2 उसको लगा देंगे, यानी कि इसमें इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 9। तो इस संख्या के इकाई का अंक हो जाएगा 9, आंसर होगा 9। इसी तरह से इसको भी करते हैं, जैसे संख्या लिख ली हमने 8, 6, 7, ये लिख ली और संख्या लिख ली हमने मान लो हमने 48 लिख ली। ठीक है, अब देखिए अब इसमें कंडीशन क्या बनती है, 7 की घात 48 को हमें सोल्व करना है क्योंकि इकाई का अंक निकालना है। अब क्या करेंगे, इस 48 को हम 4 से भाग देंगे, इस 48 को 4 से भाग देंगे, 4 ही का ना 4 और ये आ गया 8, 4 दूनी 8। अब ये पूरा पूरा कट गया, शेषफल बचा 0। अब यहाँ पर शेषफल 0 बचा, तो अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम ये करते हैं, यानी कि 7 की घात पर हम 4 पावर लगा देते हैं। जब शेषफल हमारे पास 0 बचता है तो हम इकाई के अंक पर 4 घात लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 7 की घात 4 का इकाई का अंक क्या था 1, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 1, इसका आंसर आ जाएगा 1। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, मान लिया मैंने क्वेश्चन लिख लिया 288, 288 की पावर लिख लिया मैंने 60, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें लगाना है 8, यानी कि ये यूनिट डिजिट 8 है, 8 के ऊपर हमें घात लगानी है 60। अब इस 60 को 40 4 से भाग दे दीजिए, 4 का ना 4 बचे 2 0, तो 4 पंजे 20, यानी कि यहाँ पर भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि हमारे पास 0 रिमाइंडर बचा, शेषफल हमारे पास 0 बचा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम इस इकाई के अंक पर 4 घात लगा देते हैं और जो 4 घात लगाने के बाद हमारे पास यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी 6, यानी कि इस संख्या की यूनिट डिजिट हमारे पास आ जाएगी 6। तो इस पे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, सॉरी 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और हमारा 7 हो गया और हमारा 8 हो गया। हमारा बचता है 4 और 9। अब इनका कॉन्सेप्ट देख ले, 4 और 9 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आइए हम इनका कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। अब देखते हैं 4 और 9 का कॉन्सेप्ट। 4 की घात 1 लिखते हैं तो हमारे पास आता है 4, 4 की घात 2 लिखते हैं तो हमारे पास आता है 16, 4 की घात 3 लिखते हैं तो हमारे पास आता है 64, 4 की घात 4 लिखते हैं तो हमारे पास आता है 256, यानी कि इसके इकाई का अंक 4, इसके इकाई का अंक 6, इसके इकाई का अंक 4 और इसके इकाई का अंक 6। ठीक है, इसी तरह से यानी कि देखिए दो के बाद ये अंक रिपीट होने लगे। एक चीज और देख लीजिएगा, अब पहले 9 का और देख लो। 9 की घात 1 लिखते हैं तो 9, 9 की घात 2 लिखते हैं तो 81, 9 की घात 3 लिखते हैं तो 729, 9 की घात 4 लिखते हैं तो 65, 61, यानी कि इसके इकाई का अंक 9, इसका इकाई का अंक 1, इसका इकाई का अंक 9 और इसका इकाई का अंक 1। अब देखिए यहां से हमें एक बात क्लियर होती है, अगर 4 की पावर सम है, 4 की घात सम है, ठीक है,
4 की घात अगर सम संख्या है, देखिए ये भी 2 ये भी 2 यानी कि 4, 4 की घात सम संख्या है तो पावर आएगी हमारे पास, यानी कि इकाई का अंक आएगा हमारे पास 6। 4 की घात विषम है, 4 की घात विषम है, तब हमारे पास इकाई का अंक आएगा 4। यहां से ये चीज याद रखना, 4 की घात अगर सम है तो इकाई का अंक आएगा 6, 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक आएगा 4। सेम इसी तरह अगर 9 की घात सम है तो इकाई का अंक आएगा 1, 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक आएगा 9 हमारे पास। तो यहां से ये दो चीज याद रखना, अगर 4 की घात सम आता है, सम है, देखो 4 की घात 2 इकाई का अंक 6, 4 की घात 4 इकाई का अंक 6, 4 की घात 1 विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4, विषम संख्या के लिए इकाई का अंक 4, 4 की घात 3 विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4। यानी कि यहाँ से जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि 4 के ऊपर सम घात आती है तो इकाई का अंक होगा हमारे पास 6 और 4 के ऊपर विषम घात आती है तो इकाई का अंक होगा 4। सेम इसी तरह से अगर 9 के ऊपर हमारे सम घात आती है तो इकाई का अंक होगा 1 और विषम घात आती है तो इकाई का अंक होगा 9। अगर देखिए इसी तरह मैं यहाँ पर अगर क्वेश्चन लिख दूं कि 6 7 8 4 की घात 5 3 7, अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज देखनी है। देखिए घात कैसी है, सम है या विषम। 2 से विषम वो संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती। ये 7 कैसी संख्या, 537 संख्या विषम, विषम के लिए इकाई का अंक था 4 तो एकदम आंसर लगा देंगे 4। अगर मैं लिख दूं 5 3 8 4, इसकी घात लिख दूं मैं 246 246 लिख दिया तो देखिए ये 246 कैसी संख्या है, सम संख्या, तो सम संख्या के लिए घात होती, सम संख्या के लिए इकाई का अंक होता है 6। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख दूं 889 की घात 301 लिख दूं तो 301 कैसी संख्या है, ये विषम संख्या है और 9 की घात विषम यानी कि इकाई का अंक 9 है, 9 की घात विषम संख्या आई है तो विषम संख्या के लिए इकाई का अंक होता है 9। दूसरा लिख दूं मैं 6 3 9, इसकी घात लिख दूं मैं 426, मैंने इसकी घात लिख दी तो ये कैसी संख्या है, ये एक सम संख्या और सम संख्या इकाई का अंक 9 है और सम संख्या के लिए इकाई के अंक का मान होता है 1, तो इसका इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1। तो ये इस तरह से ये कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, अब यहां से एक चीज हमें पता चल गया, अगर 1 5 6 0 है तो इकाई का अंक वही होगा क्योंकि इन अंकों पर घातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 3 और 7 और 8 के लिए मैंने आपको लिखवा दिया है और 4 और 9 के लिए 4 पे की अगर घात सम है तो इकाई का अंक आएगा 6, 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक आएगा 4, 9 की घात सम है तो इकाई का अंक आएगा 1, 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक आएगा 9। अब आप देखिए यहाँ से जो पूरा कंक्लूजन निकल के आता है, अगर आपको ये सब तामझाम याद नहीं रहता है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई संख्या हमें दी गई है, कोई संख्या हमें दी गई है और उसकी कोई घात दी गई है, कोई संख्या दी है उसकी घात दी है और हमसे इकाई का अंक पूछा गया है, इकाई का अंक पूछा गया है, तो हमें क्या करेंगे, जो ये घात है इस घात को 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष फल हमारे पास आता है, जो शेष फल हमारे पास आता है, हमें इस संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर लगा देना है इस शेष फल को। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा 6 7 4 3, एक संख्या लिख दी 252, मैंने ये लिख दिया और मैंने पूछा कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो मान लो मुझे नहीं याद रहा कि 3 की घात 1 का क्या होता है, 3 की घात 2 का, 3 का 4 का, मुझे नहीं याद रहा, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ करना है जो ये हमारे पास घात दी होती है इस घात को हम भाग देंगे 4 से, 4 छंग 24, 1 बचा 2 बचा, 4 तिया 12, यानी कि ये पूरा पूरा कट जाता है, 0 शेष फल हमारे पास बचता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इस संख्या में इकाई का अंक दिया है उसकी पावर 4 लगा लेंगे। अब 3 की घात 4 को तो हम अगर याद नहीं भी है तो गुणा भी कर सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा भी कर सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, आ गया कितना 81, यानी कि इकाई का अंक कितना आ गया
एक हमारे पास इकाई का अंक आ गया। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं मान लो कि इस तरह का बनता है 400 404 8 3 4, ये संख्या दी हो और इसकी संख्या की घात दी हुई है 2 5 9, ये दे दी और हमसे इसका इकाई का अंक पूछा। हमें नहीं याद रहा कि समघात के लिए क्या होता है, विषम घात के लिए क्या होता है। हमें कुछ नहीं करना, इस 256 को 259 को 4 से भाग देनी है। 4 छंग 24, कितना बचा 1, 19 लिख लिया। तो 4 चौक 16, कितना रिमाइंडर बचा 3। यानी कि जो ये इकाई का अंक 4 दिया है इसकी पावर हम 3 लगा देंगे। अब इसको तो हमें याद नहीं भी रहता तो भी हम सोल्व कर लेंगे। 4 चौक 16, 16 चौका 64, कितना आ गया 64। यानी कि इकाई का अंक कितना आ गया इसका 4। यानी कि ऑल ओवर कंक्लूजन जो निकलता है किसी भी अंक का, किसी भी संख्या का, जब हमें इकाई का अंक निकालना होता है उसकी जो घात हमें दी होती है उसकी घात को 4 से भाग देना है। भाग देने के बाद जो हमारे पास शेष फल बचता है वो संख्या के इकाई के अंक पर लगा देते हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद जो इकाई का अंक आता है वही हमारा संख्या का इकाई का अंक होता है। तो ये आज की क्लास थी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा, क्लास पसंद आई हो। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।